नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक साधारण से लड़के के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिस घटना की वजह से उस लड़के की पूरी जिंदगी बदल कर रह गई। दरअसल ये एक ऐसा लड़का था ना जिसे घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक था, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन इस घटना ने आने वाली जिंदगी पूरी तरीके से काया पलट के रख दी। दरअसल ये कहानी है बंटी नाम के लड़के की। पुणे में रहने वाला ये लड़का अपनी लाइफ बहुत बेहतरीन तरीके से जी रहा था। जैसा कि मैंने बताया आपको, इसका पैशन समझ में ही आ गया। जगह जगह घूमता था, अकेले घूमने का शौक था, कोई ग्रुपिंग नहीं, किसी एक लड़के या लड़की के साथ भी इसको नहीं घूमना है। ये खुद ही अकेले एक्सप्लोर कर करके लाइफ को एंजॉय कर रहा था, लेकिन इसका पैशन था, प्रोफेशन नहीं। पेट भी तो भरना होता है ना, तो अपने पेट भरने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए राइटर का काम करता था। एक्चुअल डायलॉग राइटर या स्क्रीन प्ले राइटर नहीं, बल्कि गाने लिखता था, जिसको लिरिसिस्ट भी कह सकते हैं। लेकिन इसके नाम से अब तक कुछ लॉन्च नहीं हुआ था। ये लिरिसिस्ट में भी घोस्ट राइटिंग का काम किया करता था। घोस्ट राइटिंग मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? कि समझ लीजिए मैं एक बड़ा राइटर हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है ये स्क्रिप्ट लिखने का, ये स्क्रीन प्ले लिखने का या फिर ये डायलॉग लिखने का, तो मैं एक ऐसे स्ट्रगलर राइटर को पकड़ूंगा जो कि काम ढूंढ रहा है। मैं उसको बोलूँगा ठीक है, ये मेरा काम है, तू करके दे रहा है क्या? तेरे को मैं 5,000 रुपये देता हूँ, चल तू करके दे। तो वो मेरा पूरा काम करके देगा, मेरी सारी चीज़ें लिख के देगा। जो प्रोजेक्ट मुझे लिखने के लिए मिले हैं मैं उसको लिखने के लिए दे दिया, उसको 5,000 रुपये दे दिया और प्रोडक्शन हाउस से मैंने 50,000 रुपये उठा लिया। सिर्फ मेरे नाम के मुझे पैसे मिले, टैलेंट तो उसका था, उसका नाम सामने नहीं आया, उसी के उसको पैसे मिले। और ऐसा होता है इंडस्ट्री में। तो ऐसा घोस्ट राइटिंग का काम किया करता था। इसकी रोजी रोटी चल रही थी, पैशन भी ये जी रहा था, किसी के ऊपर बोझ नहीं बना हुआ था, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, सब कुछ सेट था। 2011 में, मतलब एक और बात बता देता हूँ, ये घूमते फिरते जब भी किसी नई जगह में जाता था ना, तो बढ़िया बढ़िया दिन भर उस जगह को एक्सप्लोर करता था और रात में आके खाना पीना खा के सोने से पहले बढ़िया राइटिंग करता था अपनी। सब सेट था। अब आते हैं 2011 में। ये अचानक से इसके दिमाग में आता है कि यार मैं बहुत टाइम से ना मनाली घूमने के लिए नहीं गया हूँ, जाता हूँ यार, वहाँ पे जाऊँगा, वादियों में घूमूंगा और फिर लौट के बढ़िया से कोई ऐसा गाना लिखूंगा ना जिससे मुझे अब बॉलीवुड में ब्रेक तो चाहिए ही चाहिए, या फिर खुद का मुझे कोई इंडिपेंडेंट एल्बम निकालना ही निकालना है। इसी सोच के साथ ये निकल गया मनाली। ऐसा नहीं था कि ये ट्रेन से जाएगा, फ्लाइट से जाएगा, नहीं भाई, इसके पास खुद की एक 4 व्हीलर थी जिससे ये ऑफ रोडिंग भी बहुत किया करता था। बड़ी वाली 4 व्हीलर थी। 4 व्हीलर निकालता है, घर वालों को टाटा बाय बाय बोलता है कुछ दिनों के लिए और निकल जाता है मनाली के लिए। बढ़िया एंजॉय करते करते जाता है, रुक रुक के भी जाता है, बीच बीच में एक आध दिन का स्टे भी किया हुआ था इसने, मतलब एक आध दिन का नहीं, यही कोई 7-8 घंटे का सोने वाला स्टे। बढ़िया से पहुंच गया मनाली। अब जैसे ये मनाली है समझ लो, ठीक है, मनाली से पहुंचने से जस्ट कुछ किलोमीटर पहले एक होटल था जो बढ़िया वाला होटल था, आलीशान होटल। उसने ये वाला होटल बुक किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने ये सोचा हुआ था मैं अपनी जीप से आऊँगा, इस होटल में अपनी जीप रोकूंगा, यहाँ पे फ्रेशन अप होऊंगा, फिर मैं मनाली के लिए निकल जाऊँगा। मनाली में बढ़िया घूमूंगा फिरूंगा दिन भर और फिर शाम को मनाली से अपनी गाड़ी लेके अपने होटल में आ जाऊँगा, वहाँ पे सोऊंगा और फिर अगले दिन वहाँ से मैं कहीं और घूमने के लिए जाऊँगा। आपको समझ गया इसकी प्लानिंग? ऐसी प्लानिंग थी, बुक इसने पहले से ही रखा हुआ था। अब भाई आते हैं एक्चुअल सीन में। ये बढ़िया वैसे ही किया, पहुंच गया वहाँ पे, फ्रेशन अप हुआ अपने होटल से, फिर मनाली घूमने के लिए गया। वहाँ पे बढ़िया घूमा, कोई टेंशन नहीं, मस्त एंजॉय किया। एक दो पुराने दोस्त भी मिले, कहीं बाहर वाले दोस्त, उनके साथ भी बढ़िया एंजॉय। पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई यार। शाम हुई और जब रिटर्न होने वाली बात आई, मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जब मनाली में स्नोफॉल हुआ करता था। मतलब कुछ ऐसे पर्टिकुलर महीने होते हैं जिन महीनों में मनाली में, शिमला में स्नोफॉल होता है। तो ये उसी सीजन में वहाँ पर गया हुआ था जब वहाँ पर स्नोफॉल चल रहा था। दिन भर घूमा, शाम हुई, अब सोचा कि मैं अपने होटल के लिए निकलता ही हूँ, तो इसको पता चला रे बाप रे, आगे नहीं जा सकते, स्नोफॉल के कारण रास्ते में कुछ गड़बड़ी हो गई है। इसका दिमाग सटक गया। बोला जो मेरे दोस्त लोग थे वो भी निकल गए हैं और यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता हो गया आगे का ब्लॉक, मैं तो फंस गया यहाँ पे मनाली में। रात का वक्त हो गया, इसको कुछ भी समझ में नहीं आया, रास्ता क्लियर नहीं हुआ। लगभग 10:30 या 11 बजे माहौल
या फिर पूरा मनाली कह लो शांत होता आ गया, क्योंकि बहुत भारी स्नोफॉल हो रहा था उस रात को। इसने बोला कुछ तो करना पड़ेगा यार। अपनी गाड़ी निकाल के ये देखने लगा कि मुझे कोई तो एक बढ़िया सा होटल मिल जाए जहाँ पे पार्किंग वार्किंग ठीक हो, मैं वहाँ पे आज स्टे कर लूँ और फिर सुबह होकर मैं अपने होटल के लिए निकल जाऊँगा। एक बार रास्ता सुबह तक तो क्लियर हो ही जाएगा ना। ये स्नोफॉल रात में बहुत ज़्यादा भारी हो गया, इसलिए सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है। तो ये ढूंढने लगा, कोई तो होटल समझ में आए, कोई तो होटल समझ में आए। ये कोई और ही इलाके में था, अपनी गाड़ी से फिर रहा था। थोड़ी देर घूमने के बाद इसको ये महसूस हुआ कि अरे बाप रे, मैं तो खतरनाक वाला रास्ता भटक गया हूँ और कुछ भी आसार समझ में नहीं आ रहे कोई होटल मिलने के। ये अचानक से सामने से एक बूढ़ा आदमी जाते हुए दिखा, जो शायद अपनी कोई दुकान बंद करके कहीं को जा रहा था घर की तरफ। वो तुरंत ने वो बूढ़े आदमी के पास गाड़ी लगाया और बोला कि अंकल जी, आप मुझे कोई होटल के बारे में बता सकते हैं कि आज रात में मुझे स्टे करना है, मैं फंस गया हूँ। ऐसा ऐसा अंकल जी को पूरी बात बताया। तो अंकल जी ने कुछ बोले नहीं। अंकल जी को बहुत ठंड लग रही थी। अंकल जी ने सिर्फ इशारा किए, उस तरफ चले जाओ। उसने बोला ठीक है, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जिस तरफ अंकल जी ने इशारा किए थे वो उस तरफ अपनी गाड़ी से निकल पड़ा। थोड़ी आगे चलने के बाद एक होटल दिख गया। इसकी जान में जान है, अरे थैंक गॉड यार दिख गया होटल, नहीं तो मेरी जान सूख गई थी। अपनी गाड़ी वहीं पर लगाया, उतरा, अंदर रिसेप्शन में गया तो एक आदमी खड़ा हुआ था। उम्र रही होगी यही कोई 35-36 साल के आसपास की। इसे देखकर ना मुस्कुराया ना चेहरे की कोई एक्सप्रेशन बदला, सिर्फ इसे ध्यान से देख रहा है एकदम डेड फेस के साथ। इसने बोला कोई रूम मिल सकता है? ऐसा ऐसा कारण है, मुझे सिर्फ कुछ घंटों के लिए चाहिए, फिर सुबह हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो आदमी कुछ कहता नहीं है, अपने ड्रॉर से एक चाबी निकालता है, इसको थमाते हुए कहता है कि कुछ नियम है, उन नियम को फॉलो कर लेना और फिर आपको जब तक रुकना है रुको। ये बोलता है कौन से नियम? वो बोलता है कि अपने रूम से बाहर कोई शोर शराबा मत करना, बिना मतलब के नीचे रिसेप्शन में फ़ोन मत करना। इसको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि भाई मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तो फ़ोन करूँगा ना रिसेप्शन में, और मैं क्या थोड़ी पागल थोड़ी हो गया हूँ, मैं बिना मतलब के जो चिल्लाऊंगा शोर शराबा करूँगा कमरे से बाहर आवाज़ निकलेगी, ऐसा तो मैं लग नहीं रहा हूँ, डिसेंट सा लग रहा हूँ। ये दिखने में डिसेंट था, लेकिन कुछ नहीं, मजबूरी थी तो क्या कर सकता था। बोला हाँ हाँ ठीक है। तो बोलता है क्या हाँ हाँ कर रहे, जाइए, आपको मैंने चाबी दे दी हूँ। इसको ये बिहेवियर भी थोड़ा अजीब लगा। इसने इतने में चाबी की तरफ देखा। चाबी का जो वो लॉकेट कह लो, कीचेन कह लो, उसमें लिखा हुआ था रूम नंबर 13। इसने बोला कौन से फ्लोर में है ये रूम नंबर 13? उसने बोला 4थे फ्लोर में। ये चला चला चला, पहला फ्लोर देखा, वहाँ पे अच्छी चहल पहले लोग रुके हुए हैं, दूसरा फ्लोर लोग रुके हुए हैं, तीसरा फ्लोर लोग रुके हुए हैं। इसने बोला चलो, ये कोई हॉन्टेड होटल नहीं है जिनकी मैंने इतनी कहानियाँ सुना हूँ या फिर इतनी भूतिया फिल्में देखा हूँ, ये एक नॉर्मल सा होटल दिखाई दे रहा है। ये 4थे फ्लोर में जैसे ही पहुँचा तो यहाँ पे इसने लगभग ना के बराबर चहल पहल पाया। इसने बोला ये क्या सीन है यार, चलो जाने दो ना, पूरा होटल तो भरा पड़ा है, अब क्या हर एक कमरे में लोग भरे रहेंगे क्या? फिर वैसा भी चिक चिक हो जाएगी, हाँ, फिर वो होटल होटल जैसे लगेगा नहीं, फिर अलग ही लगेगा, धर्मशाला लगेगा। इससे अच्छा मैं जाता हूँ। ये चलने लगा और बिल्कुल आखिरी में 4th फ्लोर के बिल्कुल आखिरी में इसने अपना रूम नंबर 13 पाया। इसने जैसे ही अपना रूम नंबर 13 खोला तो क्या देखता है कि अंदर से रूम पूरा गंदा पड़ा हुआ है, धूल धूल, मकड़ी के बड़े बड़े जाले और अजीब सी गंदी सी स्मेल आई। इसने बोला ये किस तरह का रूम है यार, सिर्फ ये रात काटनी है काट ले तो, मतलब पता नहीं मैं कहाँ पे फंस गया यार ये यार, इससे अच्छा तो मेरा वो होटल था। इसने साइड में एक टॉवेल जैसी रखी हुई थी पुरानी सी, वो भी मटमैली एकदम, उससे बिस्तर इस्तर झड़ाया। बोला हाथ बहुत गंदे हो गए यार, बाथरूम में हाथ धोता हूँ फिर बात करता हूँ इन लोगों से कि ये कौन सा तरीका है। ये बाथरूम गया, हाथ धोने के लिए नल चालू किया तो नल से पानी नहीं निकला। बोला ये मैटर क्या है, इसका दिमाग खराब हो गया। ये झलनाते हुए आया, वहाँ पे फ़ोन रहता है ना हर एक होटल रूम में, वो फ़ोन उठाया और फ़ोन करके बोलने लगा कि ये कौन सा तरीका है आप लोगों का, हाँ आपने एक ऐसा रूम दिए हुए हो, यहाँ पे बहुत गंदगी है, ना पानी है ना कुछ है। वहाँ से किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया, वहाँ से सिर्फ एक वियर्ड सी हंसने की आवाज़ और फ़ोन कट गया। इसका दिमाग खराब हो गया कि ये कौन सा मजाक है। ये झरनाते हुए नीचे की तरफ जाने ही वाला था कि अचानक से इसके मोबाइल में फ़ोन बजा। इसने फ़ोन उठाया। हाँ सर, हम रिसेप्शन से बोल रहे हैं, आपने फ़ोन किए थे क्या, आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत थी क्या? तो उसने बोला हाँ भाई मैंने फ़ोन किया था, आपने कैसा रूम मुझे दिए हुए हो, यहाँ पे इतनी गंदगी है, स्मेल आ रही है, मकड़ी के जाले हैं, पूरी चारों तरफ धूल है,
यहाँ तक कि बाथरूम में भी पानी नहीं है और पीने का पानी का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो फ़ोन में दूसरी तरफ से आदमी बोलता है सर ऐसा कैसे हो सकता है, आप कौन से रूम नंबर से बोल रहे हैं, मतलब आपको कौन सा वाला रूम नंबर अलॉट किया गया है। सॉरी मैं नहीं था, कोई और था उस समय। तो ये बोलता है रूम नंबर 13 और कौन सा। तो वो जैसे ये बात सुनता है ना फ़ोन की दूसरी तरफ वाला आदमी, वो एकदम ब्लैंक हो जाता है। अपना बंटी कहता है कि क्यों भाई जवाब तो दो, क्या हो गया, रूम नंबर 13 सुन के चुप क्यों हो गए। बोलता है सर वो रूम आपको किसने दिया, आप अभी की अभी वहाँ से निकलिए, तुरंत वहाँ से भागिए, किसी की भी मत सुनना, जो हाथ में आ रहा है आपका सामान, कपड़े पहने हो बिना कपड़ों के, तुरंत वहाँ से भागिए, वो रूम सेफ नहीं है। ये बोलता है अरे इसकी ये क्या मैटर है। फ़ोन रखा और जैसे ही अपने दरवाजे की तरफ बढ़ा है कि दरवाज़ा इसको ज़ोर से किसी ने खटखटाया। तो एक सेकंड ले रुक गया, कितनी ज़ोर से दरवाज़ा किसने मारा, मतलब मेन वाला दरवाज़ा जिससे ये बाहर निकलने के लिए गया था। बाहर की तरफ से कोई बोलता है कि सर हम साफ़ सफाई करने के लिए आए हैं, आपने बुलाए थे ना, आपको पानी की परेशानी है, खोल दीजिए। और ऐसा करके बहुत ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। ये घबरा गया, ये घबराए कि इतने में फिर से ही वो टेलीफोन में फ़ोन आता है और वो नीचे वालों का ही फ़ोन था। ये फ़ोन उठाता है, बोलता है हेलो। नीचे वाला बोलता है सर अभी तक आप अपने रूम से निकले नहीं है क्या, जल्दी निकलिए। ये तुरंत बोलता है अरे भाई आपका कोई आदमी आया हुआ है दरवाजे के बाहर, अजीब सा चिल्ला रहा है। ये बोलता है सर हम में से कोई आदमी नहीं आया है, लेकिन आप रुकिए, आप प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम अभी के अभी सब की सब ऊपर आ रहे हैं सर, आपके आसपास कोई ना कोई आत्मा है, सर आप टेंशन मत लीजिए हम आ रहे हैं। ऐसा करके उसने फ़ोन काटा और शायद वो लोग भागते हुए ऊपर आए। अब लेकिन जितनी देर में ये नीचे से चौथे फ्लोर में आ रहे हैं ना, उतनी देर में बाहर जो कोई भी था वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा मार रहा है। लिटरली दरवाज़ा टूटने ही वाला था कि नीचे से ऊपर लोग आ गए और बाहर से बहुत ज़ोर की चिल्लाने की आवाज़ आई है। और फिर दरवाजे पे फिर से एक सीधा सा नॉक हुआ, सर खोलिए हम आ चुके हैं, अब आप सेफ है। ये घबराया हुआ था, इसकी फटी पड़ी थी, ये कोने में अपने आप को छुपा के बैठ गया था। ये उठा हड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला और भागा सबसे पहले। नीचे जाके टॉवेल लपेटा हुआ था एक, नीचे जाके बोल रहा है क्या मैटर है भाई, क्या सीन है आपका होटल का, ये क्या मजाक लगा के रखे हो क्या हो गया था, कौन ऐसा ठोक रहा था, और इतना अगर मैटर था तो आपने मुझे रूम नंबर 13 अलॉट क्यों किए थे। तो ये लोग बोलते हैं सर हमने नहीं किए थे, दरअसल आज से कुछ साल पहले की बात है, यहाँ के रिसेप्शन में एक अनूप नाम का लड़का काम किया करता था। एक दिन रहस्यमयी तरीके से उसकी मृत्यु हो गई और उसकी जो मृत शरीर है वो रूम नंबर 13 में ही मिला। उस दिन के बाद से रूम नंबर 13 के आसपास जो कोई भी जाता था उसे भूतिया एक्टिविटी महसूस होती थी। बहुत सारे लोग ने अनूप को देखने का भी दावा किए। हमने वो रूम हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर दिए, लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको रूम किसी ने दिया, शायद उस समय हम अवेलेबल नहीं थे। ऐसा हो सकता है कि अनूप खुद रिसेप्शन में आकर खड़ा हो गया और आपको रूम नंबर 13 की चाबी थमाया। लेकिन शुक्र है सर आप ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ। जैसे इसने ये सब सुना ना, इसके दिमाग के परखच्चे उड़ गए। इसने जैसे तैसे करके वो रात वहाँ पर बिताया है, लेकिन पूरी रात इसके मन में इतनी दहशत डली रही, मतलब रूम नंबर 13 में नहीं, कोई दूसरे रूम में, लेकिन उसी होटल में बिताया। इसके मन में इतनी ज़्यादा दहशत डली रही ना कि इसके मन से अगली बार से ट्रैवलिंग का भूत पूरा उतर गया। 2011 से लेकर 2023 हो गया है, इसने ऐसे सोलो ट्रैवलिंग कहीं किया ही नहीं है। करता है तो पहले इंटरनेट में 50 बार एक होटल के रिव्यू पढ़ता है, तभी जाके बुक करता है। ये पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, मुझे खुद बंटी ने लिख के भेजा और बोला सिर्फ भाई नाम बदल देना, बाकी पूरी घटना बता डालना कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी घटती है। खैर उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने इस वीडियो को देखे तो पसंद ज़रूर आया होगा। देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।